नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं आलोक अड्डा। और आलोक अड्डा में आज हम चर्चा करेंगे पेट्रोल और डीजल के दामों की। पेट्रोल और डीजल के दाम जहां पहुंच गए हैं वहां इससे पहले कभी नहीं थे। पेट्रोल सेंचुरी लगा रहा है। सेंचुरी बड़ी खुशी की चीज होती है, लेकिन पेट्रोल की सेंचुरी तकलीफ देने वाली चीज है। लेकिन हैरत की बात यह है कि पेट्रोल की सेंचुरी की कोई खास चर्चा नहीं हो रही है। जैसे सचिन की सेंचुरी की चर्चा होती थी, जैसे द्रविड़ की सेंचुरी की चर्चा होती थी, ऐसे पेट्रोल की सेंचुरी का नाम लेने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। और शायद विपक्षी दल इस बात को लेकर काफी चिंतित हैं कि आखिर पेट्रोल की सेंचुरी पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा है। क्या पेट्रोल की सेंचुरी वास्तव में चर्चा करने लायक चीज नहीं है, इसलिए चर्चा नहीं हो रही है, या आवाज उठाने वालों में यह दम नहीं है कि वो आवाज उठा सकें, इसलिए चर्चा नहीं हो रही है। इन सवालों पे आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना, घंटी बजाना, इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना न भूलें। और अगर आप सत्यहिंदी.com पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है जिसके जरिए आप सत्य हिंदी के सदस्य बन सकते हैं। सत्य हिंदी के सदस्य बनकर उसके लिए भुगतान करके आप न सिर्फ सत्य हिंदी टीम की मदद करते हैं, बल्कि उस पत्रकारिता को जिंदा रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो सच की आवाज को मजबूती के साथ सामने रखती है। और इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सत्य हिंदी के एंड्रॉयड ऐप का लिंक भी मिल सकता है। वो ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एंड्रॉयड फोन से अपनी वेबसाइट देखते हैं तो आप सत्य हिंदी से जुड़े रहने का एक नया रास्ता आपके लिए खुलता है। और अब शुरू करते हैं चर्चा पेट्रोल और डीजल के भाव पर। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज एक मेहमान हैं जो इस देश में एनर्जी यानी पेट्रोल, डीजल और उसके अलावा भी एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उनके सबसे जाने माने एक्सपर्ट माने जाते हैं। नरेंद्र तनेजा जी हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। तो ये दोनों रोल ओवरलैप भी होते हैं और अलग अलग भी होते हैं। तनेजा जी जब बात करेंगे, जहां जरूरत होगी, जहां कंफ्यूजन की गुंजाइश होगी, वहां मेरा ख्याल है खुद साफ कर देंगे कि वो क्या ये बात पार्टी के तौर पे कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। मोटे तौर पे माना जाएगा कि जो चर्चा हम कर रहे हैं आज, उसका ज्यादातर हिस्सा वो एनर्जी एक्सपर्ट के तौर पे हमसे बात कर रहे हैं। और उनको बुलाने की वजह यह है कि मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, पत्रकार हैं वरिष्ठ, और एनर्जी के जितने अच्छे जानकार हुए हैं वैसे जानकार कम मिलते हैं। तो उनसे हम समझना चाहते हैं कि यह किस्सा चल क्या रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम जहां पहुंच गए हैं तनेजा साहब, ये स्वाभाविक तो नहीं लगता है। फिर क्या वजह है? और जो आरोप है कि सरकार लगातार अपना खजाना भरती जा रही है, जब से दाम गिरने शुरू हुए तब से मांग हो रही थी कि सरकार अपने खजाने में कुछ कमी करे, थोड़ा लोभ संवरण करे। उसके बाद अब मुसीबत आ गई जिसमें लोभ संवरण करने की गुंजाइश नहीं रही। लेकिन पहले कर लिया होता तो शायद आज लोगों को उतनी तकलीफ न होती। ये मानते हैं आप? नहीं, देखिए, पहले आपने वो सेंचुरी का जिक्र किया, आपने सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी की बात करी वगैरह। उसकी जो एक सबसे बड़ी जो कारण है वो ये है कि जो हमारे यहाँ जितनी भी एनर्जी की खपत होती है उसमें जो पेट्रोल की हिस्सेदारी है वो मात्र 10% है। डीजल की हिस्सेदारी लगभग 45% है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो डीजल इकोनॉमी है। पेट्रोल जो है वो कुछ कारों में प्रयोग होता है, कुछ मोपेड में लोग यूज करते हैं, कुछ स्कूटी में करते हैं, और वो ज्यादातर वाहन काफी एफिशिएंट हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को तकलीफ नहीं होती अगर कीमत बढ़ती है। मैं भी उपभोक्ता हूं, मुझको भी तकलीफ होती है और ज्यादातर लोगों को होती है, इसमें कोई इसको नहीं नकारा जा सकता। लेकिन अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं उसका जो मुख्य कारण है वो क्योंकि हम 85-86% तेल आयात करते हैं भारत के अंदर, और आयात जो है वो हमारे यहाँ आप लगाइए कि लगभग 50 लाख बैरल हम प्रतिदिन, भारत जो है वो तेल की यहाँ खपत होती है, 55 मिलियन बैरल्स ए डे। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जहां इतनी भारी मात्रा में तेल की खपत होती है। ये जो मैं डेटा दे रहा हूं ये कोरोना वायरस से पहले के हैं। अब कोरोना वायरस के चलते खपत में थोड़ी कमी आई थी और अभी भी लगभग 2-3% की कमी है। दुनिया में 7% की कमी है, भारत में लगभग 2-3% की डिमांड में कमी है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है ये आने वाले लगातार ये खपत बढ़ रही है। प्रोजेक्शन ये है कि आने वाले 20 साल बाद ये जो खपत है जो आज 50 लाख बैरल है ये 90 लाख बैरल हो जाएगी। अर्थात हमारी निर्भरता जो तेल पे है वो कम नहीं होनी है, वो बढ़ने वाली है। और रिन्यूएबल भी बढ़ेगा लेकिन इसकी खपत बढ़ने वाली है। अब ये होता है क्या हो कि चूंकि इतनी भारी मात्रा में आप कच्चा तेल आयात करते हैं, कच्चा तेल जो है उसके बारे में दो बातें जरूरी है जानना, कि ये पॉलिटिकल कमोडिटी है। जैसे राजनीति के बारे में कोई लंबी भविष्यवाणी करना मूर्खता होती है, उसी तरह तेल के बारे में कोई भविष्यवाणी करना वो भी एक मूर्खता होती है। दूसरा जो चीज ये है कि जो
अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था और राजनीति जो जिस धुरी पे घूमती है आज भी, वो अभी भी तेल ही है काफी हद तक। और उसका आपने नतीजा देखा तो उसका क्या है कि उसकी जो कीमत होती है कच्चे तेल की, चाहे आप धनी देश हो चाहे गरीब देश हो, आपको कीमत एक ही है पूरे वर्ल्ड में, इंटरनेशनल कमोडिटी है, वही कीमत चुकानी पड़ती है। प्रश्न ये उठ जाता है कि लंदन, जहां आलोक जी आप तो इतने साल वहां रह चुके हैं, अब आलोक जी लंदन के अंदर जो आज तेल की कीमत है 1.30 पाउंड है, एक 1.30 पाउंड, तो मेरे हिसाब से मोटा मोटा कैलकुलेशन करें तो लगभग 117-118 रुपए हो जाएगी कीमत जो है। और वहां भी उसकी वजह क्या है कि वहां भी टैक्सेस ज्यादा हैं। भारत के अंदर भी जो टैक्सों का ढांचा देखते हैं तो चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, वो उन दोनों के जो टैक्सेस हैं, वो जो बेस प्राइस जिसको बोला जाता है, बेस प्राइस क्या होती है कि आपने कच्चा तेल विदेश से खरीदा, मैं इसलिए कह रहा हूँ खरीदा क्योंकि 85% आयात करते हैं, वहां से खरीदा, एक समुद्री जहाज में रख के बीमे का भाड़ा दिया, सब कुछ दिया था, जहाज का भाड़ा दिया, आप बंदरगाह पे लाए, बंदरगाह से उसको रिफाइनरी में ले गए, रिफाइनरी में आपने उसको रिफाइन किया, उसके बाद उसको ट्रक पे लादा या पाइपलाइंस के माध्यम से आपने पूरे देश में वितरण किया। इस सब की कीमत होती है, और इस सब की कीमत सब लगा दें और उसके बाद पेट्रोल पंप पे आ गया तो एक बेस प्राइस आप उसको कह सकते हैं। उसके बाद केंद्र का एक्साइज टैक्स उस पर लगता है, जो, और केंद्र का एक्साइज टैक्स के बाद जो फिक्स्ड है एक दाम, वो फिक्स्ड होता है। हालांकि उसके अंदर का ढांचा ये है कि उस पर सेस लगे हुए हैं, यानी बेस प्राइस उसके ऊपर सेस है। उसके राज्य सरकारों के अपने टैक्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, यही कारण है कि दिल्ली में कुछ कीमत है, बंबई में कुछ है, वगैरह वगैरह। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इस सब के अंदर जो आज हम देख रहे हैं कि टैक्सेस पे, आमतौर से जो टैक्सेस होते थे वो 45%, 46%, अगर आप औसत निकाल करके देखें, अब जो निर्भरता है टैक्सेस जो है वो ज्यादा हो गए। जब तेल बहुत सस्ता हुआ था एक्साइज बढ़ा दिया गया था, एक्साइज बढ़ा तो राज्यों ने अपनी अपनी ड्यूटी बढ़ा दी थी, वो जो एड वैलोरम बढ़ती है। एड वैलोरम ये है कि जो सरकार की, जो केंद्र सरकार की एक्साइज फिक्स्ड है, उस पर प्रतिशत के हिसाब से बढ़ती है। राज्य कहता है हम इतने फीसदी लगाएंगे, अगर यहाँ कीमत बढ़ी, बेस कीमत बढ़ी, तो उनकी आय उस हिसाब से बढ़ जाती है। आज की जो स्थिति है, मैं बड़ी ईमानदारी से आपसे बात करूंगा कि आज की जो स्थिति यह है कि केंद्र सरकार के जो रेवेन्यूज हैं, टैक्स कलेक्शन है, अगर आप अप्रैल से उठा करके देख रहे हैं आज तक के, तो मोटा मोटा उसके अंदर 40% की कमी है। उसमें थोड़ा फर्क है, कोई 45 बोल रहा है, कोई 36 बोल रहा है, लेकिन मैं एक मोटा मोटा बात कर रहा हूँ। राज्य सरकार है, अब राज्य सरकार, अब डिपेंड करता है, बिहार देख रहे हैं, बंगाल देख रहे हैं, उड़ीसा देख रहे हैं, या संपन्न राज्य महाराष्ट्र या हरियाणा या पंजाब या कर्नाटक, तमिलनाडु देख रहे हैं, लेकिन सबके यहाँ कमी है। तो लिहाजा यह है कि वो उनके ऊपर भी जो वो कम करने को तैयार नहीं है। और जो मोटा मोटा राज्य सरकारें कमाती है, तीन ही चीजों से अच्छी कमाई होती है, आप जानते हैं, रजिस्ट्री वगैरह जो हम लोग कराते हैं, स्टैंप ड्यूटी, तंबाकू, शराब और तेल। अब इसमें कोई राज्य सरकार इस स्थिति में आज नहीं है कि वो अपने टैक्स कम करे। और ये मैं जब ये कह रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो टीएमसी हो, या किसी भी पार्टी या बीजेपी की हो। और दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार की भी स्थिति यह है कि अगर वो चाहे भी, तो अभी जो जिस तरह का सारा खर्चा बढ़ चुके हैं, स्टिमुलस की बात है, अर्थव्यवस्था की बात है, तो बहुत ज्यादा गुंजाइश आपके पास होती नहीं है आज की तारीख में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले, जब तक के कच्चे तेल की कीमत थोड़ा कम ना हो जाए, उसके लिए हमें 2 हफ्ते कम से कम इंतजार करना पड़ेगा, जब तक जाड़ा, जो बेहद जाड़ा पड़ रहा है, उससे जो तेल के कुएं बंद हो गए हैं, रिफाइनरी भी कई जगह बंद हो गई हैं, और हीटिंग के लिए यूज करते हैं पश्चिमी देशों में तेल का, तो उसकी खपत बढ़ गई है। लिहाजा ये स्थिति थोड़ी सी बनी हुई है। ये 2 दिन, 10 दिन चलती है, 15 दिन चलती है, ये तो प्रकृति जाने, लेकिन मुझे लगता है कि 2 हफ्ते में थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। जब तक ये स्थिति जो है ये हमको नजर आएगी, बहुत ज्यादा विकल्प केंद्र के हाथ में भी नहीं है, बहुत ज्यादा विकल्प राजस्थान के हाथ में नहीं है, जबकि वहां कांग्रेस की सरकार है, बहुत ज्यादा विकल्प ममता जी के पास बंगाल में नहीं है, हालांकि उनके ऊपर इलेक्शन मंडरा रहा है। लेकिन इस बहुत ज्यादा विकल्प, दुर्भाग्य से जो टैक्सेस का ढांचा हमारे यहाँ जो 5 दशक पुराना है, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो कीमतें जिसमें हमारी कुछ चलती नहीं है, वो तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार उसको तय करता है। तो स्थिति ऐसी हो गई है कि समय रहते टैक्सेस का राशनलाइजेशन हुआ नहीं, और समय रहते भारत के अंदर और खनन हुआ नहीं, या उत्पादन अपना कर पाए, वो बढ़ नहीं पाया। तो इसका नतीजा ये कि आज ऐसी स्थिति में है कि हम राजनीति इस पे कर सकते हैं। मैं कहूं, आपका कोई दर्शक कह सकते हैं आप तो बीजेपी से संबंध है, इसलिए आप ऐसा कुछ नहीं। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बताऊं, बहुत ज्यादा विकल्प ना केंद्र सरकार लेकिन के आप पास। याद करिए, आप तनेजा जी याद करिए, अब माफ कीजिएगा क्योंकि मेरा ख्याल है काफी बात हो गई, इसलिए मैं बीच में अब रोक रहा हूँ, कि आप याद कीजिए मनमोहन सिंह की सरकार थी, आपकी पार्टी के समर्थन में बाबा रामदेव खड़े होते थे और बार बार बताते थे कि देखो मनमोहन सिंह ने तेल कितना महंगा कर दिया है, मोदी जी की सरकार आ जाएगी तो 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा।
2008 की आपको आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दर्शकों को बताना जरूरी है। 2008 में इंटरनेशनल प्राइस था $166 क्रूड का, और आज की तारीख में $55 के आसपास है, 55 का 60 भी मान लीजिए। तब भी उस वक्त भारत में 55 रुपए लीटर पेट्रोल मिलता था $166 पे, और आज जब कच्चा तेल $55 का बैरल है, तब मैंने आज पेट्रोल भरवाया है 96 रुपए 27 पैसे लीटर मुंबई में। और जगह और आप सुन ही रहे होंगे कि साहब कहाँ कहाँ 100 रुपए पार कर गया। मैंने खुद ही कहा सेंचुरी लग गई है। सेंचुरी लगने की तैयारी मुंबई में भी हो ही रही है, किसी भी कब लग जाएगी पता नहीं है। अब सवाल यह है कि ऐसे में जब दाम वहां 166 से नीचे गिर के $37 तक गिरा था, उस बीच सरकार ने राहत देने के बजाय धीरे 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 एक्साइज लगातार सरकार बढ़ाती रही। केंद्र सरकार ने भी बढ़ाई और राज्यों ने भी, जैसे आपने कहा, बढ़ाई। अब तो मुसीबत हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। कई जानकारों से मैंने बात की, वो भी कह रहे हैं कि इस वक्त सरकार के पास ये ऑप्शन है नहीं कि वो इस ड्यूटी को कम कर दे, क्योंकि सरकारों के पास कमाई के और रास्ते कहाँ हैं। लेकिन थोड़ा, जैसे मैंने पहले कहा, अगर ये पहले इस पे कंट्रोल किया गया होता, या जो वादा उस वक्त किया गया था, आपको भी याद होगा कि जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ेंगे तब लोगों पर बोझ ना पड़े, इसके लिए हम आज एक्साइज बढ़ाकर अपना रिजर्व तैयार कर रहे हैं। तो भाई वो रिजर्व कब इस्तेमाल होगा? या हम मान लें कि अब एक न्यू नॉर्मल है, अब 100 रुपए के ऊपर ही रहेगा पेट्रोल, इसके नीचे नहीं आएगा। देखिए आलोक जी, आप तो अर्थशास्त्र इतनी अच्छी तरीके से जानते हैं, आप उसी के पत्रकार रहे हैं। एक चीज जो आप जिस दौर की बात कर रहे हैं, जो कि जिस समय ये कहा जाता था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल इतना महंगा है, लेकिन यहाँ आम उपभोक्ता को फिर भी ऐसे दाम पे मिलता था, तकलीफ होती थी लेकिन बहुत तकलीफ नहीं होती थी। आपको एक शब्द याद आता है, एक टर्म यूज होता था, अंडर रिकवरी। वो अंडर रिकवरी का जमाना था। अंडर रिकवरी क्या होती थी? ये मतलब हुआ जब तेल की कीमत बढ़ गई तो सरकार जो है इन कंपनियों को पैसा देती थी, सब्सिडी जिसको कहा जाता है, और वो उसकी जगह उनको या तो बॉन्ड इशू कर देती थी या उनको वो सीधा सीधा पैसा पकड़ा देती थी, लेकिन वो सरकार उसको सब्सिडाइज करती थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब सत्ता में थे, उन्होंने दो बड़े फैसले लिए। उन्होंने ये फैसला लिया कि भाई, एक उन्होंने पेट्रोल को डीरेगुलेट कर दिया, वो तुरंत कर दिया गया था वो फैसला। दूसरा, उनके कैबिनेट ने फैसला किया था कि डीजल को भी डीकंट्रोल कर दो, तो उसका भी फैसला उन्होंने ले लिया था, लेकिन इंप्लीमेंटेशन उन्होंने उस समय नहीं किया। कैबिनेट का फैसला था, वो इंप्लीमेंटेशन हुआ 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद, लेकिन उस पर कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सरकार वो फैसला पहले से ले चुकी थी। तो अंडर रिकवरी खत्म कर दी गई। अब उसके बाद यह हुआ कि बाजार के हवाले पूरी तरीके से हो गया। अब चूंकि बाजार में सब चीजें तय हो रही हैं और अंडर रिकवरी जा चुकी हैं, अर्थात सब्सिडी अवेलेबल नहीं है, लिहाजा जो उपभोक्ता है उसको ये देखना पड़ता है। दूसरी बात, ये जो आपने बहुत अच्छी बात याद कराई कि जब तेल की कीमत इतनी कम हो गई थी, कुछ खबरें तो ये चली कि तेल जीरो से भी सस्ता चला गया है। वो ऐसा दौर आया था, हालांकि वो गया नहीं था, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि उस समय, आलोक जी, उस समय जो बात ये थी कि ये किसी ने नहीं कहा, सरकार ने ये कभी नहीं कहा था कि हम इस पैसे को किसी कॉर्पस में इकट्ठा कर रहे हैं और उसको ऐसा नहीं कहा गया था। ये जरूर बात थी कि भाई, जब कीमतें डीकंट्रोल का मतलब जो होता है वो सीधा ये होता है कि जब कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में कम होगी तो मुझे सस्ता मिलेगा, अब महंगी होगी तो मुझे महंगा मिलेगा। एक अंडरस्टैंडिंग होती है या जिसको एक सिद्धांत होता है। लेकिन हुआ क्या है कि ये शायद ऐसा ही होता भारत में भी, अगर कोरोना वायरस की वजह से जो पूरी तेल का जगत है उसमें हड़कंप नहीं आता, भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 महीने के लिए लगभग ठप न करना पड़ जाता, हमारा जो जीडीपी है वो इतना नीचे ना चला गया होता, और सरकार ऐसी स्थिति में नहीं होती कि भाई आप ढूंढे भी तो कहां से पैसा ढूंढे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड सी सिचुएशन है, जिसकी वजह से अगर ऐसा ना होता तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को एक्साइज ड्यूटी कम करने के बारे में सोचने की भी जरूरत पड़ती, क्योंकि सरकार ने जिस समय एक्साइज बढ़ी थी, और मैं खुल के आपके कार्यक्रम पे बोल रहा हूं, मैं उन लोगों में शामिल था जिन्होंने सरकार को बार बार कहा कि एक्साइज बढ़ाइए, उस समय जब तेल बहुत सस्ता था। और लेकिन इसलिए एक्साइज बढ़ाइए कि तेल इतना सस्ता ना हो जाए कि प्रदूषण बढ़ जाए, तेल इतना सस्ता ना हो जाए कि उसका दुरुपयोग होने लगे, और तेल इतना सस्ता ना हो जाए कि वहां का उपभोक्ता, जो कि 85% जो देश तेल आयात करता है, अगर उसके बाद एकदम कीमत बढ़ेगी तो उसके लिए परेशानी साइकोलॉजिकली और ज्यादा होगा, और इकोनॉमी के लिए वो अच्छा नहीं होता। लेकिन अभी जो सिचुएशन कोरोना वायरस पिछले 12 महीने में डेवलप हुई पूरे वर्ल्ड में, और खासतौर से इमर्जिंग इकोनॉमी, वो किसी ने उसके बारे में सोचा नहीं था। तो आज एक ऐसी स्थिति है,
आप जो बात कह रहे हैं आलोक जी, आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। जो मैं अपनी बात कर रहा हूं वो भी लगभग 100% सही है। लेकिन हालात ऐसे बन चुके हैं, चाहे सत्ता में कोई भी हो, राजस्थान में कांग्रेस हो, पंजाब में कांग्रेस हो, ममता जी हो या नवीन पटनायक जी हो, या जहां पे हमारी सरकार बीजेपी की है वो हो या केंद्र में हम हो, आप चारों तरफ आप ढूंढते हैं ईमानदारी से, सब मुझे मेरा यह मानना है सब चाहते हैं कि उपभोक्ता को राहत दी जाए, लेकिन इस स्थिति में कोई भी नहीं है। कंपनियां किस स्थिति में, उसके बारे में जब आप कहेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। जी, तो अभी क्योंकि आपने जिक्र किया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर में वो जो मैंने जिक्र किया जिस आंकड़े का, उस वक्त अंडर रिकवरी का जमाना था। लेकिन जून 2014 में $115 का क्रूड था, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आ चुकी थी। उसके बाद से वो क्रूड कभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। आज की तारीख में उससे आधे से नीचे है, आधे के आसपास है, $155 के आसपास है, 115 से 55 देख लीजिए। बीच में वो नीचे गया है $37 तक, और ऊपर $76 तक चढ़ा था जब बीच में एक बार फिर तेजी आई थी। इसके बावजूद ये राहत अब तक ट्रांसफर नहीं हुई। इसका तो कोई हिसाब होगा। उसके बजाय प्रधानमंत्री कहते हैं कि पिछली सरकारों ने देश को आत्मनिर्भर नहीं बनाया। देश को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाएगा एक ऐसी कमोडिटी में, जो कमोडिटी देश में होती नहीं है। बॉम्बे हाई एक प्रोडक्शन पॉइंट है, आप जानते हैं। KG-D6 या रिलायंस जितनी खुदाई कर रहा है, या ONGC ने जितनी खुदाई की है, ये मतलब मैं आपको गिनाऊं, अच्छा नहीं लगता है, तो आप मुझे बताएंगे कि इस देश में कहाँ तेल है, कहाँ गैस है, कितनी है, और वो निकल सकती है या नहीं। तो अगर कोई चीज इस देश में है ही नहीं, तो उसको आत्मनिर्भर बनाने का कौन सा तरीका है? देखिए, इसमें दो चीजें हमको समझनी होंगी आलोक जी। पहली बात तो यह है कि तेल के बारे में यह है कि या तो आपको प्रकृति ने दिया है या नहीं दिया है। किसी को सऊदी अरब बना दिया, और किसी को जो है वो स्विट्जरलैंड बना दिया जहां एक बूंद भी तेल नहीं है। भारत में थोड़ा सा मिला, बहुत ज्यादा नहीं आ पाया। लेकिन यह चीन है की कि हालत हमारे जैसी है, चीन की हालत भी करीब करीब हमारे जैसी ही है। नहीं, चीन की हालत जो है हमसे थोड़ा बेहतर है। चीन की निर्भरता आयातित तेल पे 50% है, और चीन जो है आज की तारीख में लगभग 9 मिलियन बैरल्स का उत्पादन करता है। वो उत्पादन सारा चीन में नहीं होता, उन्होंने विदेशों में जाके इतने भंडार खरीद लिए हैं तेल के, उस तेल बाहर को लेकर के कुएं वो अपनाया जाता है। उन्होंने बाहर कुएं खरीद लिए हैं। तो उन्होंने, चीन जो है वो बहुत लंबा सोच के चलता है, जैसा आप जानते हैं। तो उनकी रणनीति तेल के मसले में, जिसको हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी बोलते हैं, वो काफी कामयाब रही है। हमारे भारत के, हमारे साथ क्या रहा कि ये जिस समय हमको बॉम्बे हाई के आगे, मतलब जो गहरे समुद्र में जाकर के तेल का खनन करना चाहिए था, निवेश करना चाहिए था, हमको अपनी पॉलिसी को और लिबरल बनाने की जरूरत थी। हमने समय रहते नहीं बनाई। गहरे समुद्र में जाके तेल, अब भारत में जो तेल है वो गहरे समुद्र में है, जिसको डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर कहते हैं। उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, 10 साल आज पहले भी भी नहीं। नहीं थी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि समय रहते हमने अपने चीजों को खोला नहीं। अगर खोल देते और विदेशी कंपनियों को आने देते, अब वो आत्मनिर्भर कितना होता है एक अलग बहस है। लेकिन मुझे लगता है कि जहां हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, अगर हमने खोला होता, शायद आज हमारी स्थिति थोड़ी बेहतर होती। लेकिन ये कहना है कि 85% जो तेल मंगाते हैं आज विदेशों से, वो घट के अगर हम अपना तेल ढूंढ लेते तो शायद 85 की जगह 75 हो जाती। लेकिन जो भारत की स्थिति है, एक तरफ तो तेल की मांग बढ़ रही है, और हमारी जो अर्थव्यवस्था, अगर हम चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 8%, 9%, 10% ग्रो करे, तो उसके लिए उतना ही आपको तेल चाहिए होगा। बिना तेल के हमारा जीडीपी ग्रो नहीं कर सकता। गरीबी बिना तेल के दूर नहीं हो सकती। बेरोजगारी बिना तेल के दूर नहीं हो सकती। बिना तेल के हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन या 10 ट्रिलियन नहीं बन सकती। तो ये, और अगर आपके पास अपना तेल नहीं है तो आपको आयात करना पड़ेगा, और इस दौरान साथ में आपको जहां तेल के कुएं हैं वो ढूंढना होगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब गहरे समुद्र में आप जाते हैं और तेल की खोज करते हैं, एक कुआं खोदने की कीमत $100 मिलियन होती है, यानी 700 करोड़ होती है, और कोई गारंटी नहीं होती कि आपको वहां तेल मिलेगा। कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता है आप 700 करोड़ लगाएं और आपको वहां सिर्फ हवा मिले। तो ऐसा अक्सर हुआ, और भारत के साथ ये हुआ। हमने लगभग उस समय 4 से 4 बिलियन डॉलर हमारे वेस्ट चले गए, हमको तेल नहीं मिला। वो एक अलग कहानी है, क्यों नहीं मिला उस पर अलग बहस है। लेकिन यह है कि हमारे सामने इसमें बहुत ज्यादा दुर्भाग्य से वो विकल्प है नहीं, और इसका नतीजा ये है कि तेल के मसले में आत्मनिर्भर हमको चीन की तरह बनना पड़ेगा। वो ऐसे कि विदेशों में हम जाएं और जाकर के जो है वहां कुएं खरीदें, और उस कुएं का तेल जैसे चीन लाता है हम भी लेकर के आए। लेकिन उसके लिए आपको बहुत, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं
बहुत फैट पॉकेट्स चाहिए, बड़ी मोटी पॉकेट चाहिए होती हैं कि विदेशों में जहाँ-जहाँ तेल मिलता है, वहाँ ज़्यादातर या तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है या वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है। और हमारी जो कंपनियाँ जाती हैं, वो वहाँ पे उनको बहुत मुश्किलें पेश आती हैं, जबकि चीनी कंपनियाँ एक तरफ तो पैसे का प्रयोग करती हैं, दूसरी तरफ राजनीति और कूटनीति का प्रयोग करती हैं, वो हमारे मुकाबले ज़्यादा सफल हो जाती हैं। जी। तो आपका कहना है कि तरीका ये है कि अब यहाँ देखने के बजाय बाहर देखें, बाहर अच्छे भंडार खरीदें। लेकिन एक दूसरा सवाल अब इससे जुड़ा हुआ बनता है, इसका अर्थ ये है और जिस अंदाज में दिख रहा है कि राजनीतिक दल भी कोई हल्ला नहीं मचा रहे हैं, पब्लिक भी कोई हल्ला नहीं मचाती हुई दिख रही है। ये आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की सफलता कहेंगे कि जब मनमोहन सिंह के दौर में पेट्रोल का दाम बढ़ता था, तो लोग थाली पीटने निकलते थे और आंदोलन खड़ा हो जाता था। आज की तारीख में खड़ा नहीं हो पा रहा है। या ये कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह की सरकारें हैं और उन सब की जिसे क्रूड भाषा में कहें तो पूंछ दबी हुई है। वो सोचते हैं इस मसले को न उठाया जाए तो अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र में मैं जैसे मुंबई में ₹100 के आसपास पेट्रोल पहुंच रहा है। मैं पेट्रोल पंप पे मैंने पता किया तो 2 यहाँ और प्रीमियम कैटेगरी के जो पेट्रोल आते हैं, उसकी 2 कैटेगरीज़ हैं जिनमें से एक का भाव ₹160 लीटर पहुंच चुका है और दूसरा ₹116 लीटर पर है। लेकिन ये प्रीमियम की बात है। एक पेट्रोल पंप वो बेचता था जिस पे मैंने जाके आज पूछा कि भाई वो महंगा वाला पंप पेट्रोल था। अटेंडेंट ने कहा साहब वो बंद कर दिया। लोग यही नहीं खरीद पा रहे हैं, यही ₹100 हो गया, अब उसको कौन खरीदेगा? दिन भर में एक गाड़ी आती थी, इसका क्या काम होने वाला है? लेकिन दूसरा जो इससे जुड़ा सवाल है, ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है डीजल का। डीजल भी ₹90 के आसपास पहुंच रहा है। वो भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि एक समय था, मुझे याद है, जो पहला दाम ₹3.15 का पेट्रोल और ₹1.16 का डीजल, 3 गुना का फर्क लगभग होता था। अब वो करीब-करीब बराबर है। कारण आप पहले बता चुके हैं कि सब्सिडी अंडर रिकवरी खत्म हुई है सभी चीजों पे। लेकिन डीजल के दाम बढ़ने का महंगाई पे जो असर होता है, वो चिंता नहीं सता रही है? या जिस अंदाज में आरबीआई ने कह दिया है कि महंगाई दिख नहीं रही है, ये महंगाई दिख नहीं रही है, ये महंगाई दिखेगी भी नहीं? देखिए 3 मोटे-मोटे इसके जवाब हैं। जैसे मैं राजस्थान का आपको उदाहरण दूँ, सबसे ज़्यादा राजस्थान में वैट लगता है तेल के ऊपर, लगभग 36%। ये कम करने के बाद है, पहले तो 36 से ज़्यादा था। अब क्या वो बहुत माँग कर सकते हैं? तो उनको भी घटाना पड़ेगा। पंजाब के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा उनके कि भई तेल को आप जीएसटी में ले आए, उनके वित्त मंत्री ने कहा नहीं-नहीं ये नहीं हो सकता, बड़ा नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी नहीं मैं बजट मैं सँभालता हूँ, मुझे पता है। तो इसका मतलब ये हो कि तमाम राज्य सरकारों के वो जो राजनीति को समझते हैं और विकल्प उनके पास बहुत ज्यादा नहीं है। दूसरी तरफ इस चीज को भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि आम जो उपभोक्ता है उसको ये दिख रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस सरकार ने उनको और जगह काफी राहत दी है। राहत ये मिली है कि जो लोग गांव वापस चले गए थे, सबको चावल रोटी वगैरह मिल रही है। हो सकता है कि 5 स्टार तो नहीं मिलेगा, है ना? ऐसा तो वादा भी नहीं है, लेकिन जो उनकी ज़रूरत है, उस हिसाब से उनको दिया जा रहा है। बिजली पहुँचा दी गई है, टॉयलेट पहुँचा दिया गया है, उज्ज्वला का एलपीजी सिलेंडर पहुँच गया है। इस सबसे लोगों को एक बात ये लग रहा है कि भई ये सरकार प्रयास कर रही है और यहाँ का जो पैसा है, जो सरकार के पास है, वो सरकार उससे उनको और जगह राहत देने का प्रयास पूरा कर रही है और कई लोगों को वो राहत जो है उससे मिला करके संतुष्टि है, कई लोगों को नहीं है। तो और दूसरी तरफ जो महंगाई जिसको हम बोलते हैं, महंगाई अगर आम तौर से देखा जाए, कुछ आइटम्स की कमोडिटीज की ज्यादा हो सकती है, लेकिन आम आदमी को लग रहा है कि जो महंगाई है वो मैनेजेबल है। अर्थात यह है कि अगर विपक्षी पार्टियां उनको जाके कुछ बोल भी रही हैं, उसके बावजूद उनको लगता है नहीं ये मैनेजेबल है। और भारतीय जो जिसको बोलते हैं कि जो क्षमता होती है हमारे हिंदुस्तान में, वो थोड़ी ज्यादा होती है और देशों के मुकाबले। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देखना है कि सरकार प्रयास पूरा कर रही है, सरकार बहुत चीजों की लोगों को सब्सिडी के माध्यम से राहत दे रही है। दूसरी तरफ जो है कोई भ्रष्टाचार या कोई इस तरह की बातें नहीं है। तो कुल मिलाकर के लोग इस बात को समझ रहे हैं। दूसरा ये भी जान रहे हैं कोरोना वायरस के चलते हुए पूरी दुनिया में परेशानियां हैं। तो मुझे लगता है और विपक्ष ने ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया है। कई जगह यूपी में उन्होंने प्रयास किया कि लोगों को इकट्ठा करें, लेकिन इकट्ठा नहीं कर पाए, खुद उनके ही लोग इधर-उधर होके चले गए। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम भी दे देता हूँ जहाँ-जहाँ हुआ, आगरा में हुआ है और फिरोजाबाद में हुआ है। तो इसलिए ये दिक्कतें कुछ आ रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो पेट्रोल और डीजल जो है आने वाले समय के अंदर, जिस हिसाब से जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके दर्शकों को मैं बताऊंगा, जब कोरोना वायरस के दो तरह से मार हुई है पेट्रोल डीजल पे। एक मार तो ये हो गई कि कीमतें तो बढ़ी गई, सब पूरी दुनिया उससे परेशान है। दूसरी मार ये हो गई तमाम कंपनियों ने जो कैपेक्स उनका होता है
ऑयल और इसके एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन पे जो बड़ा पैसा खर्च होता है, जैसे हमने बताया गहरे समुद्र का तेल का कुआं 700 करोड़ में खोदा जाता है, तो वो उस पर कैपेक्स ज्यादातर कंपनियों में 70% कंपनियों ने अपना कैपेक्स को रोक दिया, बंद कर दिया कि भाई फायदा तो हो नहीं रहा, हम इतना पैसा हमारे पास है नहीं। उसका नतीजा क्या हुआ कि आने वाले समय में भारत के अंदर ही 4 मिलियन बैरल से किसी डिमांड बढ़ने वाली है, और भारत में जो डिमांड है वो पर हर साल 3% बढ़ेगी। जो दुनिया का एवरेज है 1% है, लेकिन भारत में एनर्जी की डिमांड 3% बढ़ेगी, तभी हम 8% पे वापस पहुंच पाएंगे। तो उस सबके लिए मतलब यह है कि आपको जो तेल है उसका आयात बढ़ाना पड़ेगा, और पूरी दुनिया में इसकी वजह से तेल महंगा होने वाला है। अर्थात यह है कि एक तरफ हमने अर्थव्यवस्था की निर्भरता तेल पर बरकरार रखी, हम ही नहीं पूरी दुनिया में तमाम देशों ने, स्विट्जरलैंड स्वीडन को छोड़ दीजिए, ऐसे कुछ देशों को, जर्मनी को, बाकी पूरी दुनिया के, और दूसरी तरफ तेल की कीमत आने वाले बढ़ेगी, इसलिए क्योंकि कैपेक्स जो है उस समय नहीं लगाया, अब उनको अब लगाना पड़ेगा, जो पूंजी महंगी मिलेगी, और दूसरी तरफ जो है टेक्नोलॉजी महंगी मिलेगी, और तीसरी तरफ जो है डिमांड जो है ज्यादा होगी, आपूर्ति कम होगी। तो जहां तक तेल की बात है, आने वाले जब मैं 7 साल 8 साल धरातल पे देख रहा हूं, तो हमारे लिए, खासतौर से हमारे देश के लिए, हमारे उपभोक्ताओं के लिए, मेरे और आपके लिए, और तमाम भारत जैसे देशों के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। तो ये तो और डरावनी खबर है। इसका अर्थ है कि आगे जो जहां अभी भाव दिख रहे हैं इससे ऊपर होंगे। देखिए, मुझे लगता है कि शायद इससे ऊपर भाव इसलिए नहीं होंगे कि आने वाले, जैसा प्रोजेक्शंस आ रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो 7%, 8%, 9% आगे बढ़ेगी। मतलब अब बेस आप ये लेके चल रहे हैं, आज का बेस तो आप 10-11% की बात कर रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है वो वापस पटरी पे आ जाएगी भारत की पूरी तरीके से, और दुनिया की भी आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो सरकार के जो रेवेन्यूज हैं, चाहे वो केंद्र सरकारें हो किसी भी दल की हो, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें किसी दल की हो, या केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, सबका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। अर्थात वो इस स्थिति में आ जाएंगे केंद्र सरकार के अपना एक्साइज जो है उसको कम करें, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, और राज्य सरकारें अपना वेट को कम कर सकें। तीसरी तरफ जो कंपनियां हैं उनको कहा जाए, वो इस स्थिति में आ जाएंगी कि वो, उनके पास पैसा इतना होगा कि वो जो अपनी जो कीमतें, रिफाइनिंग एफिशिएंसी बढ़ा करके, फ्रेट एफिशिएंसी बढ़ा के, सोर्सिंग एफिशिएंसी बढ़ा करके अपनी कीमत 3 रुपया कम कर सके। तो मोटा मोटा आप देखिए तो केंद्र सरकार इस स्थिति में हो जाएगी 6 महीने में, मुझे लगता है 5 महीने में, कि एक्साइज कम कर सके। राज्य सरकारें जो है 6-7 महीने में स्थिति में होंगी, थोड़ा वो भी राहत दे सके। कंपनियां इस स्थिति में होंगी, वो थोड़ा राहत दे सके। तो कुल मिलाकर के आप गुणा भाग करेंगे तो मुझे लगता है उपभोक्ता के चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आ जानी चाहिए। आपको ये नहीं लगता है तनेजा जी, पहले क्या होता था, 15 दिन में एक बार दाम बढ़ते थे और उस दिन वो हेडलाइन बनती थी कि दाम बढ़ा या कम हुआ। कम भी हुए हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ते थे। अब ये रोज सुबह भाव बढ़ जाता है, लोगों को पता भी नहीं चल पाता है। अब वो सेंचुरी आई तभी याद आता है, 10 पैसे, 5 पैसे, 15 पैसे, धीरे धीरे जिसको। तो ये क्या मैनेजमेंट का बेहतर तरीका है? और जो विपक्षी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, जैसे अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया है कि साहब अब हम उन फिल्मी सितारों का घेराव करेंगे जो पहले पेट्रोल के दाम पे ट्वीट किया करते थे, उनसे पूछेंगे कि अब आप कहाँ हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं। तो क्या पॉलिटिक्स होगी इस पर, आपको लगता है, या पॉलिटिक्स नहीं होगी? देखिए, मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स टिक नहीं पाएगी। उसकी वजह सीधी सी ये है कि वैकल्पिक सोर्स बहुत आ रहे हैं। हम लोग शहरों में रहते हैं, आप भी रहते हैं, हम लोग अभी देख नहीं पा रहे कि गांव में लोग जो है वैकल्पिक ऊर्जा का कितना प्रयोग करने लगे हैं। वाहन के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन इरिगेशन के लिए कर रहे हैं, सोलर कुकर को यूज कर रहे हैं। कुछ तमाम गाँव में आप जाके, गाँव में जाकर के देखिए, तमाम जगह आज आपको सोलर पैनल दिखने लगे हैं। वो एक क्रांति हो रही है। एलईडी ने एक क्रांति कर दी है। पूरे देश में आज एक एलईडी रिवॉल्यूशन हुआ जिसकी कहीं चर्चा नहीं हुई। तो पूरे देश में इतनी बड़ी क्रांति होगी, दुनिया उसको देख रही है। उसका नतीजा क्या हुआ कि आपका घर में जो बल्ब चलता है, आपका जो बिजली खपत है, वो एफिशिएंट हो गई। सोलर से क्या हो गया, लोगों ने, आम आदमी, गरीब आदमी, उसने भी कहा यार ये लगा दो, ये सस्ता पड़ता है। तो उसकी उसकी कुल मिलाकर के रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी है। मतलब उसका जो गुस्सा है, उसका जो तापमान, आम आदमी का आक्रोश का तापमान, वो काफी नीचे हो जाता है, क्योंकि उसको और साधन दिखने लगते हैं। और भारत के अंदर एक चीज और है कि अगर आप ये संवाद करें कि मेरा जो पैसा है वो दुरुपयोग नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार में नहीं जा रहा, तो वो कहता है हाँ बाजी, बात तो समझ में आती है। तो ईमानदारी का संवाद। अच्छा, दूसरी तरफ ये बात रही कि जो डी कंट्रोल करा गया, मेरा ये मानना है कि डी कंट्रोल तो होना ही चाहिए, और ईमानदारी से और होना चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आलोक जी आप इन चीजों को अच्छी तरह समझते हैं। हमारे देश में तमाम राज्य सरकारें और बड़ी बड़ी सरकारें, आप उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ की आबादी है, ब्राजील से बड़ा है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इतना संपन्न राज्य है, गुजरात
साउथ कोरिया से बड़ा है आबादी के हिसाब से। तो मुझे समझ में नहीं आता, ये तमाम राज्य सरकारें किसी भी दल की वहां पे हो, कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो या डीएमके हो या बीजेपी हो, ये लोग खुद जाकर के अपना कंपनी बनाएं और तेल को आयात करें या रिफाइन करें और उसके बाद उसको बेचें। क्यों? उसमें कौन उनको रोकता है? एक तरफ देखिए, से सरकार कंपनियां बेच रही है, आप कह रहे हैं ये सरकारें अपनी कंपनियां बनाएं, तो फिर मैं सरकार नहीं उसको नहीं, बेचेगी। नहीं, नहीं, सुनिए सुनिए, मेरा ये कहना है कि अगर जो देखिए, कम से कम ये इसका इसका तेल का खेल और तेल की राजनीति और तेल का अर्थशास्त्र तो समझ में आ जाएगा कि ये इतना आसान नहीं होता। भारत में एक चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए, भारत उन गिने चुने देशों में है। ईरान में भी तेल के लिए लाइन लगाने के लिए लोग 4-4 घंटे खड़े होते हैं। पाकिस्तान में सीएनजी लेने के लिए लोग एक एक दिन खड़े होते हैं। भारत में जहां पानी उपलब्ध नहीं हुआ, टॉयलेट उपलब्ध नहीं है, वहां आपको पेट्रोल और डीजल उपलब्ध होता है। तो ये इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात मैं आपको और थोड़ा ये बताऊं, ये जो बात है कि डीजल जब महंगा होता है तो बहुत महंगाई आती है, ये सोच अब थोड़ी पुरानी हो गई है। अब चूंकि बिजली की भूमिका बढ़ गई है, भारत में आज बिजली सरप्लस है, सौर ऊर्जा की भूमिका भी बढ़ी है। कुल मिलाकर के तो अब वो स्थिति में अभी भी फर्क तो पड़ता है, अब उसको नकार नहीं सकते हैं, काफी पड़ता है, लेकिन अब उतना भयानक असर नहीं पड़ता है इन्फ्लेशन पे जैसे पहले पड़ा करता था। तो और इसलिए जो काफी जो परिवर्तन आए, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो कुल मिलाकर के आप जो डीजल को खासतौर से देखते हैं, डीजल भी अब जो है वो बेहतरीन क्वालिटी का डीजल आने लगा है, जिससे प्रदूषण में भी हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के जो इंडियन इकोनॉमी आज भी डीजल की है, लेकिन साथ साथ जिसको हम लोग अपनी भाषा में एनर्जी ट्रांजिशन बोलते हैं, वो तेजी से भारत में हो रहा है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जैसा ये पॉलिटिकल इशू आज से 8 साल पहले बनता था, आज प्रयास करने में भी इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू नहीं बन पाता, क्योंकि जैसे कि तेल जो था, जो आज 1991 में आपको पर्शियन गल्फ वॉर याद होगी, सेकेंड पर्शियन गल्फ वॉर में जितना बड़ा तेल जो राजनीति दुनिया की पूरी तेल के इर्द गिर्द घूम, आज भी घूमती है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं घूमती जैसे पहले घुमा करती थी। ऑयल इज स्टिल ए पॉलिटिकल कमोडिटी, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो उतनी नहीं है जितनी पहले होती थी। एक एक छोटा सा टेक्निकल सवाल कि आपको क्या लग रहा है, अब तेल का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे, जैसे कि मैंने भी देखा, आपने भी देख रहे होंगे कि गाड़ियां बहुत सारी बिजली से चलने वाली दिख रही हैं मुझे। टू व्हीलर बहुत सारे दिखते हैं, वो चार्ज हो रहे हैं, खड़े हुए हैं। कहीं पेट्रोल पंप पे मैं गया पेट्रोल लेने, वहां देखा कि एक टू व्हीलर चार्ज हो रहा है। इसका अर्थ है जो आदमी वहां काम करता है वो अपना टू व्हीलर वहां चार्ज करके ले जा रहा है। बिजली की गाड़ियां बहुत सारी बाजार में आ गई हैं। अभी टेस्ला उस अंदाज में नहीं आई है जैसे अमेरिका में चल रही है, लेकिन तमाम टाटा की गाड़ियां बिजली की चलने लगी हैं और काफी चल रही हैं। आपने कहा कि गांव में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ गया है, तो जो पेट्रोल और डीजल का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में है, उसके परसेंटेज में कितनी गिरावट आ चुकी है? कब तक हम इस मामले में, जिसे कहेंगे आत्मनिर्भर हो जाएंगे, कि हम इन पे निर्भर नहीं रहेंगे? या जो और प्रधानमंत्री कह रहे हैं पिछली सरकारों ने नहीं किया, वही अगली सरकार भी आके कहेगी? नहीं, देखिए, इसमें हमको ये समझना होगा कि आज हमारे देश में जो पूरी एनर्जी की तस्वीर है, ऊर्जा की, आज भी हम लगभग 86%, 86% जो एनर्जी यूज करते हैं वो फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हो गया कोयला, 67% बिजली कोयले से बनती है। फॉसिल फ्यूल का मतलब तेल, फॉसिल फ्यूल का मतलब सीएनजी आप उसको बोलें, या पीएनजी मतलब नेचुरल गैस बोलें, वो है। तो आज भी अर्थव्यवस्था जो है वो ज्यादातर इसी पे चलती है। भारत की ये बात है, दुनिया की अर्थव्यवस्था की स्थिति लगभग यही है। रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसका जो शेयर है, अगर आप हाइड्रो पावर मतलब जो जल बिजली है उसको निकाल दें, तो अभी भी पूरी दुनिया के अंदर 2% से भी कम है। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करी जाती है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बिजली जो है अपने में ऊर्जा नहीं है। बिजली को निर्माण करने के लिए आपको ऊर्जा चाहिए, ईंधन चाहिए। या वो ईंधन कोयला होगा जो भारत में यूज होता है 67%, या वो तेल होगा जो भारत में डीजल ही 80,000 मेगावाट डीजल से बिजली बन रही है, या वो गैस होगी, नेचुरल गैस होगी, या एटॉमिक एनर्जी होगी, और या फिर सौर ऊर्जा होगी। सौर ऊर्जा जो है उसमें उसका काफी विकास हो रहा है, लेकिन अभी सौर ऊर्जा में इतनी बिजली हम निर्माण नहीं कर पाएंगे जो कि गांव में आप लगा दें कि भाई आपका ट्रैक्टर उससे चलेगा, वो दिन आएगा। लेकिन अभी हम उस दिन से करीब 15 साल दूर हैं, इसलिए कि सौर ऊर्जा, जो ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए जो बैटरी की टेक्नोलॉजी है, अभी दुनिया वहां नहीं पहुंची है। तो बिजली से गाड़ी चलेंगी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जिसको बोलते हैं, या ईवीज बोलते हैं, लेकिन बिजली निर्माण के लिए फिर आपको यही चीज चाहिए। आपको कोयला चाहिए, आपको डीजल चाहिए, आपको नेचुरल गैस चाहिए। एटॉमिक एनर्जी का एक प्लांट आप सोचते हैं लगाते लगाते 8 साल लग जाते हैं।
सौर ऊर्जा विकल्प होगी। इसके बारे में आपको दर्शकों को एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, अक्सर इस बात को लेकर के मेरी कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं तो टकराहट होती है, लोग इसको नहीं मानते, अपने आर्गुमेंट देते, जब मैं अपने आर्गुमेंट देता हूं तो मानते हैं। वो ये कि आने वाले जो फ्यूचर में आप देख रहे हैं, आने वाले 2050 2060 तक भारत के अंदर ज्यादातर ऊर्जा एटॉमिक पावर से आएगी। वो एटॉमिक पावर से दो तरह से आएगी। हमको नए एटॉमिक पावर, न्यू जनरेशन एटॉमिक पावर प्लांट्स बनाने पड़ेंगे जो थोरियम पे चलते हों या अन्य यूरेनियम पे चलते हों। दूसरी तरफ सौर ऊर्जा का विकास भारत में जबरदस्त होगा। लेकिन सौर ऊर्जा क्या है, ये हमको सोचना पड़ेगा। सौर ऊर्जा जो है वो भी एक तरह की एटॉमिक पावर है, क्योंकि जो सूरज है, हमारा जो सूरज जिसकी हम उपासना करते हैं, दुनिया में हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्टर ही है वो। सूरज एक न्यूक्लियर रिएक्टर है जहां खुले, बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी है, सब कुछ वही है, बस प्रकृति ने बनाया, लेकिन वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। तो उसकी ऊर्जा जब हम प्रयोग करते हैं तो इनडायरेक्टली हम न्यूक्लियर पावर ही यूज करते हैं। तो आने वाले समय के अंदर न्यूक्लियर पावर से ही बिजली सस्ती होगी, वाहन चलेंगे, और कुल मिला के ये तमाम बहस जो हम लोग करते हैं, ये बहस खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ऊर्जा आसानी से सस्ती उपलब्ध होगी। लेकिन उसके लिए जो कृपा होगी सबसे ज्यादा वो न्यूक्लियर पावर की होगी, चाहे वो सूर्य देवता से आए, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर जो हम अपना छोटे छोटे बनाएंगे वहां से आए। जी, इसका अर्थ यह है कि भविष्य में भी जो कुछ होना है वो सूर्यदेव की कृपा पर निर्भर है, बड़े पैमाने बहुत पर। बहुत बहुत हद तक। और अभी हाल फिलहाल आपको जो पेट्रोल डीजल की महंगाई है, इससे राहत मिलने की कोई उम्मीद दिख नहीं रही है, जब तक भारत की अर्थव्यवस्था इतनी रफ्तार न पकड़ ले कि सरकारों की कमाई दूसरे रास्तों से होने लगे और सरकारें पेट्रोल डीजल की कमाई को थोड़ा थोड़ा त्यागने की मुद्रा में आ जाएं। एक विद्वानों का ये भी कहना है, अंत में मैं ये साफ कर दूं, उनका कहना है कि पेट्रोल डीजल पर इसलिए भी सरकारें बहुत कॉन्फिडेंट रहती हैं इसमें टैक्स बढ़ाने में, एक्साइज बढ़ाने में, क्योंकि इनकी डिमांड इलास्टिक नहीं है। ये डिमांड बहुत कम नहीं हो जाती है। जिसके पास गाड़ी है वो एक दो दिन सोचता है, थोड़ा जेब पे कंट्रोल करता है कि नहीं भाई बहुत महंगा हो गया, थोड़ा कम चलो, लेकिन 2-4 दिन के अंदर ही उसका वो कंट्रोल गायब हो जाता है और वापस अपने लेवल पे आ जाता है। थोड़ा प्रेशर पड़ता है, खर्चा बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वो चलना फिरना बंद कर देता है। और ये हाल करीब करीब पूरे देश का है। इसी वजह से इन ईंधनों पर महंगाई बढ़ती है तो सरकार की कमाई बढ़ती है, और सरकार का डिपेंडेंस आज की तारीख में कोरोना के कारण इन पे बना हुआ है। और इसमें अनेक जानकारों से, तनेजा जी के साथ तो हमने समझा इस पूरे किस्से को, लेकिन मैंने और बहुत से लोगों से बात करने की कोशिश की और सबका ये कहना था कि भाई सरकार के पास इस वक्त बहुत रास्ता नहीं है, इसलिए आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर दें, ये थोड़ी नाइंसाफी होगी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। तनेजा जी बहुत धन्यवाद आपका, आपने विषय को अच्छे से समझाया और आकर हमसे बात की। और दर्शकों से भी मैं अंत में एक बार फिर आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना और घंटी बजाना न भूलें। ये बातचीत आपको पसंद आई होगी ऐसी मुझे उम्मीद है, इसलिए इसे लाइक भी करें और अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।